नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे इतिहास वाली सीरीज में जिसमें हम इतिहास भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। कल हमने ऋग्वेदिक काल जो कंप्लीट किया था। आज हमारा है उत्तर वैदिक काल जो हम शुरू करेंगे। क्योंकि हम वैदिक काल के दो पार्ट होते हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल। आज हमारा टॉपिक हेडिंग हो जाएगी उत्तर वैदिक काल। और चूंकि पूरा जो वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा तक, और उसके आगे है मतलब 1500 से 600 ईसा तक पूरा है। और 1500 से 1000 तक तो हमारा ऋग्वेदिक काल है। फिर हो जाएगा हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। क्योंकि हमने ऋग्वेद काल में पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी और इसमें वो जन्म आधारित हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो ऋग्वेदिक काल में पढ़ेंगे। अब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में चूंकि हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है उसकी जो संकलन है या फिर रचना हुई थी वो हुई थी ऋग्वेद काल में। तो बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी जो रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह इतिहास का वो काल है या फिर वो काल जिसमें बाकी 3 जो हमारे वेद हो जाएंगे उनका संकलन हुआ। बाकी 3 से कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका संकलन हुआ। साथ ही वैदिक साहित्य में इनका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संकलन हुआ। साथ ही आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और हम लिख देंगे इसमें उपनिषद। तो आदि इन साहित्य का जो है संकलन हुआ, रचना हुई। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये उत्तर वैदिक काल की घटनाओं में ये प्रमुख घटनाएं आती हैं। फिर इसमें जो सामाजिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन आया, जैसे कबीलाई जीवन था वो समाप्त हो गया। कबीलाई जीवन समाप्त हो गया। अब यहाँ राज्य शासन, राजा की उत्पत्ति, मतलब उसको कह सकते हैं कि उसका प्रादुर्भाव हो गया। अब लोहे का आविष्कार हो गया। जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन में जैसे लोहे का आविष्कार या खोज। अब लोहे का आविष्कार या खोज हो गई तो इससे क्या होगा, अब खेती करनी आसान हो गई। तो जो खाद्यान्न उत्पादन है या अन्न का उत्पादन है वो अधिशेष उत्पादन होने शुरू हो गया। तो अब जो राजा था वो निरंकुश होने लगा। और जो ऋग्वेदिक कालीन जो सभा समिति या संस्थाएं थी, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन में नियंत्रण करने वाली या राजा पे नियंत्रण करने वाली जो सभा समिति, विदत, जो भी संस्थाएं थी, ये प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी संस्थाएं थी ये भी समाप्त हो गई। इनकी प्रासंगिकता नहीं रही क्योंकि राजा निरंकुश होने लग गया। राजा वो था सर्वे सर्वा हो गया। और बाकी वाले थे वो राजा के अनुसार या उनके जो प्रशासक थे, जो राजा अपने प्रशासक नियुक्त कर रखे थे उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए, उनके अनुसार ही कार्य करते थे, उनके नियंत्रण में थे। तो अब राजा निरंकुश हो गया, राजा पे नियंत्रण नहीं था। तो इतना परिवर्तन हो गया उत्तर वैदिक काल में। खास करके ये है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, या लिख सकते वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित। जो जिस जन्म में पैदा हुआ वो उस वर्ण का ही हो गया, जबकि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में ये नहीं था। तो ये जो मुख्य परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन हो गया वर्ण व्यवस्था बनना। लोहे का क्रांतिकारी आविष्कार, कबीला जीवन समाप्त हो गया, व्यवस्थित रूप से रहने लगे और राजा तब वो मतलब निरंकुश बनने लगे, ये सर्व राजा बनने लगे। फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। आर्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में। सभा समिति आदि जो राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं थी वो खत्म हो गई। इस प्रकार आगे हम कुछ और देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में घटनाएं। अब उत्तर वैदिक काल की प्रमुख घटनाओं में जैसे और देख सकते हैं हम
राजा का स्वरूप आ गया, मतलब कबीलाई जीवन जो समाप्त हो गया तो राजा का स्वरूप क्षत्रिय राजा ये कह सकते हैं। क्षत्रिय राजाओं का उदय हुआ तो राज्यों का अपने आप निर्माण होना शुरू हो गया, ये उदय होना शुरू हो गया। हम आगे देखेंगे क्या कि मगध साम्राज्य आर्य वंश आएगा, आर्य का मगध की उत्पत्ति, और मगध के आसपास के जो 16 जनपद हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो भी इसी क्रम में होती है। लोहे का आविष्कार हो गया है, राजाओं का आपस में होड़ होनी शुरू हो गई और राजस्व एकत्रित कर लेते थे जनता से और टैक्स के रूप में, और वो अपना शासन या अपनी व्यवस्था चलाते थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं थी ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई। आर्यों का विस्तार था, आर्यों का विस्तार, और ये भी गंगा यमुना दोआब तक हो गया, गंगा वो यमुना दोआब तक। पूर्व में आर्य हिंदू कुश तक ही सीमित है या ऊपर तक ही सीमित है, अब आर्यों का विस्तार आगे होने लगे। ये सिंधु तक ही थे आर्य, लेकिन अब गंगा यमुना तक आ गए, क्योंकि ये इसका उपजाऊ हुआ 2 विभाग था, नदियों का वहां तक पहुंच गए। अधिशेष उत्पादन जो था धान का वो ज्यादा होने लग गया, अब अधिक आय आने लग गई, इस तरह सेना रखनी शुरू कर दी। सामंत आपस में जो एक सामंतवादी व्यवस्था वो उत्पन्न होने लग गई, राजाओं में आपस में युद्ध होने लग गए, और जो शक्तिशाली सा ताकतवर था वो विजित क्षेत्र का राजा घोषित हो जाता या विजय श्री की वो मतलब पाला उसी के गले में थी। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में ये होने लगे। ये पूर्व में पढ़ लिया हमने, सभा समिति आदि राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं थी वो समाप्त होने लगी, और सभा को राजा की ये कह सकते हैं जो सभा संस्था थी, क्योंकि राजा पे नियंत्रण रखती थी, प्रतिनिधित्व रखती थी, और सभी को अधिकार था वोट देने का, राजा को सुनने का, और इसी माध्यम से राजा को सुना जा सकता है, हटाया जा सकता था। तो सभा को सिर्फ राजा की प्रीवी काउंसिल घोषित कर दिया। राजा की प्रीवी काउंसिल बना दिया गया राजा को, मतलब उसकी सभा को, उसे कोई प्रासंगिकता औचित्य नहीं रह गया था। उसके बाद राजाओं को देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में जाने लगा, राजा ही सर्वे सर्वा। तो राजाओं को देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में देवत्व की भावना आ गई, राजाओं को देवताओं मानना शुरू कर दिया कि हमारे जो देवता है सब कुछ यही है, माई बाप यही है। और इस प्रकार राजाओं ने फिर जो उनका था मतलब रेवेन्यू टैक्स आना शुरू हो गया, तो उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया, सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा या तंत्र निर्मित कर दिया। इसमें उन्होंने अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए जो जनता से कर वसूल करके राजा तक पहुंचाते थे या राजकोष तक पहुंचाते थे, और एक कड़ी व्यवस्था कर दी गई जिससे वो जनता पे शासन कर सके और राजा अपनी मनमानी अपने जो नियम कानून है उसी को ही लागू करवा सके या कर सके। और इन सबको नियंत्रित करने के लिए ये कह सकते हैं कि जिसमें राजा की पटरानी भी शामिल थी। अब जो ये प्रशासनिक ढांचा था इसमें राजा की पटरानी भी शामिल थी, और इसके अलावा जो रतवान आदि लोग भी शामिल थे। तो इन सबको मिला के राजा ने जो मंत्री कह सकते हैं जो वर्तमान मंत्री परिषद है वैसी एक मंत्री परिषद बना रखी थी, जिसमें वो प्रशासन से संबंधित रक्षा कानून या व्यवस्था आय या जो राजस्व है इनको वसूलने की ये सबसे मतलब एक पूरा प्रशासनिक तंत्र बना रखा था। इनको एक नाम दिया गया था रत्नीन, और ये रत्नीन संख्या में 12 हुआ करते थे। तो कह सकते हैं अभी जो वर्तमान में सरकार अपने मंत्रिमंडल में या जो सरकार बनाई जाती है तो वो अपने मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री रखती है उसी प्रकार राजा भी उस समय मंत्री रखता था। तो उस समय भी एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा हुआ करता, हालांकि उस वो जनता पे अत्याचार करते थे या मतलब इतनी भावना नहीं थी, फिर भी राजा अपनी सुरक्षा के लिए ये सब उपाय करता था। और इसी को हम आगे अब देखते हैं 12 किस प्रकार के रत्न हुआ करते थे, या राजा का जो मंत्रिमंडल था मंत्रिपरिषद थी उसमें जो 12 सदस्य कौन कौन हुआ करते थे उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते थे। हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं सम्मिलित करने में भी आ जाए या डायरेक्ट में पूछ लिया जाए, निम्न में से कोषाध्यक्ष या जो उसका क्या नाम था या उससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। फिर अब राजा सहित कुल रत्न हम ये कह सकते हैं, राजा सहित
कुल जो रत्नीन थे वो 12 थे। अब 12 कौन कौन थे देखते हैं। एक नंबर पे कौन, ये राजा, एक नंबर पे तो राजा ही हुआ करता था क्योंकि 12 में राजा शामिल है। ये तो ये सर्वोच्च प्रशासक, जो मैन या हेड जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो राजा ही था पूरा। जो पूरे एक मतलब उस कबीले या कबीला जब जीवन समाप्त हो गया था तो हम ये कह सकते हैं पूरे एक क्षेत्र का भौगोलिक रूप से जो क्षेत्र था उसका मैन हेड राजा हुआ करता। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वहाँ पुरोहित। अभी पुरोहित का कार्य हालांकि राजा द्वारा नियुक्त था, तो राजा का प्रमुख सलाहकार था, राजा का प्रमुख सलाहकार था और इसको कर से मुक्त था, ये कर से मुक्त नॉन टैक्स पेबल था ये, यानी कि इसको कर या टैक्स से आय इनकम टैक्स से छूट थी, ये किसी प्रकार का कर नहीं देता था। फिर आती है तीसरा होता है महिषी। महिषी ये थी राजा की पटरानी। अब क्योंकि पटरानी भी रत्नीन में शामिल थी, हमने पीछे पढ़ा था कि उसमें राजा का रथ वाक से लेकर जो पटरानी है वो तक शामिल थी। रत्नीन या जो मंत्री परिषद था उसमें 12 मेंबर शामिल थे, तो ये पटरानी थी, उसको महिषी कहा जाता था। फिर आता है युवराज। युवराज यानी कि राजा का उत्तराधिकारी, राजा की पटरानी और राजा का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी था वो युवराज हुआ करता था। और उसके बाद आता है सेनानी, सेना प्रमुख, ये कह सकते हैं सेनानी। तो ये सेना प्रमुख या फिर सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष या सेना प्रमुख जो होता था उसको सेनानी कहा जाता। देखिए इसमें कुछ अलग सी कुछ चीजें हैं, वो 2-3 नाम अलग हैं, बाकी हम सामान्य से एक लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। राजा का मतलब सर्वोच्च प्रशासक वही हेड होता था। पुरोहित राजा का प्रमुख है सलाहकार, इसको कर्मकांड या उससे मत जोड़ देना पुरोहित को, जबकि राजा का प्रमुख सलाहकार हुआ करता। जैसे वर्तमान में होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, तो उस प्रकार से ये हो गए। और फिर तो महिषी राजा की पटरानी, ये थोड़ा अलग नाम है तो ये कहीं पूछा जा सकता है, इसको याद करने की जरूरत है। युवराज पता है राजा का ही पुत्र होता था युवराज, तो वो राजा का उत्तराधिकारी हो जाएगा अपने आप। सेनानी सेना प्रमुख के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है कुछ और नाम है जो थोड़े हटके हैं और उनको याद करना हमारे लिए जरूरी भी है, और वो कम से कम ध्यान में रहे, तो उससे संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आया तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को ऑप्शन काट के भी कर सकते हैं। अब आगे शुद्ध, ये होता था राजा को युद्ध में उत्साहवर्धन करने वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि राजा का रथवान, राजा का रथवान जो क्या करता था युद्ध में राजा का उत्साहवर्धन करता था। अब युद्ध में राजा डिमोटिवेट हो जाए कि अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो खुद हारने वाला हूँ, मेरी प्रजा क्या करेगी, तो वो था कि राजा यस यू कैन डू इट, वी आर विथ यू, मतलब वो राजा का सपोर्ट करता था कि हाँ आप युद्ध जीत सकते हो और हम आपके साथ हैं। इस प्रकार वो राजा का मतलब मनोबल बढ़ाता था और राजा को युद्ध में राजा को उत्साहवर्धन करने वाला था। फिर अगला आता है संग्रहिता। संग्रहिता ये था कोषाध्यक्ष, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब हेड था, और वो ट्रेजरी का कह सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू का तो वो अलग हो जाएगा, वो संग्रहण करने वाले थे। और ये मतलब कोषाध्यक्ष था, संग्रहिता भी कह सकते हैं इसको क्योंकि ये देता भी था लेता भी था, कहीं से ये होते तो विकास कार्यों में तो भी कोषालय से राज्य की कोषालय से पैसे आते थे। फिर तो एक नाम था अक्षवाप। अक्षवाप ये पांचसा खेलते समय या पांचसे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी, पांचसे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी।
अब पता नहीं इसको क्या मिलता था राजा के खेल में, राजा का। और सामान्य थे, जब कोई ताश पत्ती खेलते हैं या फिर पांचा या ऐसे कोई खेल खेलते हैं तो पास में आप देख लीजिए कि 4 लोग जैसे ताश पत्ती खेल रहे हैं, लेकिन 15-20 लोग उनको घेरे हुए रहते हैं। पता नहीं उनको किस प्रकार का इंटरेस्ट आता है, और उनको एक अलग ही जुनून है, जोश रहता है, अरे ये पत्ती डाल दी, ये नहीं, वो ये जीत जाएगा, वो मतलब वो इसको सपोर्ट करने वाले या फिर सहयोग करने वाले जो होते हैं। तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि जो लोग रियल में गेम खेल रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता होगा। उससे ज्यादा तो ये जो आस पड़ोस वाले मंडाते हैं वहाँ पे और जो माहौल क्रिएट करते हैं, वोटिंग जैसा एक माहौल बना देते हैं, तो शायद वो अभी वो विद्यमान है ये व्यवस्था, तो उस समय भी थी। तो अक्षवाप नाम का जो उस समय पद था, वो पासा के खेल में राजा को एक तरह से राजा का सहयोगी था, और वो वोटिंग करता था, ये कह सकते हैं हम, शेर गर्ल्स की तरह। तो ये वक्सवाप, उससे आगे हम देखेंगे कि गोवी गर्दन, ये नाम से ही पता चल रहा है, गोवी गर्दन। तो ये होता था जो गाय डिपार्टमेंट होता था, ये कह सकते हैं हम गवाह अध्यक्ष। गायों से संबंधित ये कह सकते हैं गाय विभाग का प्रमुख, गाय विभाग का प्रमुख। तो गाय विभाग का प्रमुख था, उसको गोवा या ये गोवी गर्दन कहा जाता था। अब गायों बेचने से संबंधित या खरीदने से संबंधित या वो जो भी उसमें कार्य आते थे या डिपार्टमेंट के जो भी कार्य होते थे, उनको उनका हेड होता था गोवाध्यक्ष। तो हम देखते हैं सूद होता था, वो राजा का रतवान या युद्ध में राजा का उत्साह वर्धन करता था, मोटिवेट करने वाला था। और संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कह सकते हैं हम इसको। और अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी, ये थोड़ा नाम ही अपने आप में अलग ही है, तो ये ऐसा पूछा जा सकता है। या ये सूत्र है जो, या गोवी गर्दन, जो ये नाम से पता चल रहा है कि गायों से संबंधित डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। फिर आगे देखते हैं हम कुछ और नाम है, अभी तो 9 हुए हैं, 12 है, 3 और देख लेते हैं। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए हमें, हालांकि ज्यादातर तो उसके नाम से पता चल जाता है, लेकिन कुछ नाम थोड़ा अटपटे अलग लगे, उनको भी हम देख सकते हैं। फिर आता है पालागल, राजा का मित्र या संदेशवाहक, पालागल अलग ही नाम है थोड़ा। ये राजा का मित्र होता, मतलब राजा का मित्र या संदेशवाहक। पालागल, ये मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से राजा को हर कोई सूचना या मैसेज पहुंचा देता था, यानी कि प्रकार से और कहीं से भी। तो पालागल था वो राजा का संदेशवाहक हुआ करता था। और बागदूत, ये राजस्व संग्रह था, में बागदूत, ये राजस्व संग्राहक ये कह सकते हैं, ये संग्रहकर्ता कह सकते हैं, संग्रह करता। हालांकि हमने वहाँ देखा था कोषाध्यक्ष, उसके लिए अलग नाम था, और यहाँ पे ये थोड़ा अपने आप ही अलग नाम हो जाता है इससे। वहाँ हमने संग्रहिता, मतलब वो टैक्स को कोषाध्यक्ष था, टैक्स इकट्ठा करने वाला था। राजस्व संग्रह करता भी कहा, जो बागदूत, उसके लिए भागो जाओ और अपना काम करो, भाग के जाओ, रेवेन्यू लेके आओ। नहीं समय पे मार्च एंडिंग चलता था, जैसे अभी मार्च चल रहा है वैसे ही राजा भी आदेश देता है, बागदूत जा जल्दी कर, मार्च एंडिंग है, जितना भी रेवेन्यू है उसको लेके आ जल्दी आ। तो ये वैसे याद कर सकते हैं बागदूत के नाम से। पालागल, ये पता नहीं इसे कैसे पाला पड़ता था राजा से, संदेशवाहक या राजा का मित्र हुआ करता था। ये वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अभी जैसे वर्तमान में अगर किसी राजनीतिक या जनप्रतिनिधि के जो खास लोग होते हैं, जो उनके साथ ही इधर उधर यात्रा करते हैं, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है कि कोई जब वो मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि एमएलए एमपी कहीं दौरा करते हैं, तो उनके साथ 4-5 गाड़ियों में कौन लोग होते हैं। हाँ, वो संबंधित मंत्री या अगर बड़ा कोई केंद्रीय मंत्री आता है या उससे संबंधित हो तो वो लोग हम मान लेते हैं, या फिर सरकारी लोग होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि एसडीएम वगैरह, उनको प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनको भी जाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं 3-4 गाड़ियों में वो कौन लोग होते हैं, मेरे हिसाब से तो वो ये पालागल टाइप के लोग होते हैं, जो राजा के खास मित्र, संदेशवाहक वगैरह को खबरें इधर उधर ट्रांसफर करने वाले। ये मीडिया से भी तेज, और ये मीडिया में आते भी नहीं, और मीडिया को तो बाद में पता चलता है इनसे, मतलब फाइल ट्रांसफर होने के बाद जो बची कुची खबरें होती हैं, ओरिजिनल न्यूज़ तो ये इनके पास ही रहती है। फिर बागदूत, ये राजस्व संग्रह करता में, मतलब उसमें काम होते थे। फिर क्षत्रिय,
राजा का पूरा प्रमुख रक्षक। क्षत्रिय, ये था राजा का प्रमुख रक्षक। ये कोई अजीत डोभाल साहब जैसा था, ये मतलब मुख्य सुरक्षा सलाहकार ही नहीं बल्कि तो हेड हुआ था राजा का खुद, एनर्जी कमांडो की तरह ये काम लोग करते थे। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि जो राजा के 12 रत्न हुआ करते थे ऋग्वेदिक काल में, उनमें से कुछ नाम जैसे हमने याद करने की कोशिश की, बागदूस ऐसे याद कर सकते हैं हम, जल्दी टैक्स ला जा, भाग के जा और टैक्स जल्दी ला, और संग्रह करता है, और संग्राहक हैं वो कोषाध्यक्ष, और बागदूत इस प्रकार से पालागल राजा का संदेश हुआ के। तो हम इनको अपने किसी भी शॉर्ट ट्रिक या ऐसी कुछ बातों से याद कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस प्रकार की ये चीजें थी ऋग्वेद काल में, जो 12 राजा के रत्न हुआ करते थे, या राजा के मंत्रिमंडल के जो 12 सदस्य हुए थे, उसमें राजा स्वयं भी शामिल था और राजा की पटरानी भी शामिल थी। बाकी ये जो प्रशासनिक अधिकारी हमने पढ़े ये शामिल होते थे। और इस प्रकार अगर ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अन्य प्रमुख सहयोगी कुछ थे, अन्य प्रमुख सहयोगी। अब ये उप मंत्री या उस प्रकार के आदमी थे, वो तो कैबिनेट मंत्री हो गए 12, या ये वो उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, इस प्रकार के मेंबर थे। बाबाता, ये राजा की दूसरी मुख्य रानी या फिर दूसरी पटरानी कह सकते हैं, राजा की दूसरी प्रिय रानी, तो उसको कह सकते हैं हम बाबाता। फिर हो जाएगी आगे परिभक्ति, उपेक्षित रानी, परिवृद्धि, परिवृत्ति है इसका नाम पूरा, ये कह सकते हैं परिवृत्ति। और ये हो जाती है राजा की उपेक्षित रानी। ये उपेक्षित रानी होती थी। फिर कहता है सतपति, 100 गांवों का जो प्रशासक था वो सतपति, नाम से भी पता चलता है, सत यानी 100 यानी 100 गांवों का प्रशासक। और फिर आगे एक नाम और था स्थपति, सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक स्थपति। आगे एक और नाम था स्थपति, यानी कि सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक। तो राजा के जो 12 रत्न हुआ करते, उसके अलावा भी कुछ ये 4-5 नाम और हैं जो अन्य जो प्रमुख अधिकारी या सहयोगी थे। बाबाता, राजा की दूसरी प्रिय रानी को बाबाता कहा जाता था। परिव्यक्ति या अपेक्षित रानी हुआ करती थी, उपेक्षित जिससे उपेक्षा थी या रानी थी लेकिन उसको वो महत्व नहीं मिलता था जो मुख्य रानी या पटरानी, उसके बाद जो भी थी उपेक्षित रानी में आ जाती, वो हमेशा उपेक्षा ही करती थी, उसको वो महत्व नहीं मिला। रानी होने का भी उनको वो राइट नहीं मिला, बल्कि यहाँ भले ही व्यवहारिक रूप में वो बली रानी हो लेकिन सैद्धांतिक रूप में वो बली रानी हो लेकिन व्यवहारिक रूप में वो उनको स्थान नहीं मिला। सतपति मतलब 100 गांवों का प्रशासक था, उसको सतपति कहा जाता था। और स्थपति सीमांत क्षेत्र का प्रशासक, जो बॉर्डर सीमांत क्षेत्र थे उसका जो प्रशासक था उसको, जो भी उस समय के, अब जैसे हम बात कर सकते हैं वर्तमान भारत पाकिस्तान बॉर्डर है या बांग्लादेश बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, इस प्रकार यहाँ जो प्रशासक हुआ करते थे उसको स्थपति कहा जाता था। तो इस प्रकार आज हमने ये राजनीतिक, इसको हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक उत्तरवेदिक काल की कुछ घटनाओं के साथ ही हमने उत्तरवेदिक काल के राजनीतिक जो जीवन था उसको पढ़ा था। कल हम इससे आगे सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, जिससे हम ऋग्वेदिक काल के इतिहास को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। हालांकि प्राचीन भारत का इतिहास अपने आप में थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि इतिहास को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। बाकी टफ तो कुछ चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि गणित भी पढ़ते हैं लोग, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ऐसी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं जो कठिन होते हैं। तो ये तो आसान है अपने आप में, लेकिन इनको थोड़ा पढ़ना और समझना वो थोड़ा कठिन रहता है। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसलिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।